हेलो एवरीवन। चलो, अच्छा, हमने पिछली क्लास में सेक्शन 45 सब सेक्शन 2 पढ़ा था, जो कि कहता था कि ट्रांस कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक विल बी रिगार्डेड एज अ ट्रांसफर और कैपिटल गेन अराइज करेगा। लेकिन कैपिटल गेन अराइज उस साल में करेगा जिस साल में वो स्टॉक बिक रहा है। इस पे मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 10। आओगे मेरे साथ साथ? क्वेश्चन नंबर 10 पे देखो, क्वेश्चन नंबर 10 देखना। एक्स इन्वेस्टेड ₹1 lakh in the purchase of gold ornaments on 4th Jan 2005. He holds the gold ornaments as investments. On 12th Jan 2019, he started a business of dealing in jewelry and converts his holding into stock in trade. तो पहले मुझे एक बात का जवाब दो, कौन से ईयर में उसने ज्वेलरी को, जो कि उसका कैपिटल असेट है, उसे स्टॉक में कन्वर्ट करा है? कौन से ईयर में? 1819 में उसने अपने कैपिटल असेट को स्टॉक में कन्वर्ट किया। तो याद रखना, ये ट्रांसफर 1819 का माना जाएगा। हाउएवर, कैपिटल गेन अराइज 1819 में नहीं करेगा। कैपिटल गेन अराइज उस साल करेगा जिस साल में वो स्टॉक बिका है। पढ़ते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ द गोल्ड ऑर्नामेंट एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन वॉज 4 lakh एंड देयरफॉर X credited his capital account by 4 lakh and debited his stock account by 4 lakh. Gold ornaments are now reflected in the business as stock. These gold ornaments were sold in the previous year 1920 for a sum of 5 lakh. Compute capital gain and business income. पहले मुझे एक बात का जवाब दो, ये स्टॉक आपने मार्केट में बेचा कौन से साल में? 1920 में। तो याद रखना, 1920 में दो चीजें आएंगी, कैपिटल गेन भी आएगा और स्टॉक के बेचने पे पीजीबीपी भी आएगा। चलो, पहले हम निकालते हैं कैपिटल गेन। हेडिंग लिखो, स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल गेन। कौन से साल में आएगा? 1920। सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। याद है, इस केस में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना माना जाता है? फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाता है। रीजन मैंने क्या बताया था? मैंने कहा था, आप ये मत मानो कि आपने अपने बिजनेस में ज्वेलरी एज कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, ये मत मानो। इंस्टेड क्या मानो? आप ये मानो कि बिजनेस ने मुझसे ज्वेलरी खरीदी है, मतलब मैंने बिजनेस को ज्वेलरी बेची है। अगर बेची होती तो किस प्राइस पे बेची होती? जो भी उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू होता उस पे बेची होती, और फेयर मार्केट वैल्यू है उस दिन का 4 लाख। माइनस लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है? अच्छा बताओ, खरीदा कब था? 4th Jan 2005 को, मतलब 4/5 में खरीदा। और ट्रांसफर कौन से साल में किया? 1819 में। याद रखना, ट्रांसफर 1819 का है, हाउएवर कैपिटल गेन 1920 में आ रहा है। तो 4/5 में खरीदा और 1819 में ट्रांसफर करा। मुझे बताओगे ज्वेलरी के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना देखोगे? 36 मंथ्स का देखना, तो 36 मंथ से ज्यादा है तो इंडेक्सेशन, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने का खरीदा था? 1 लाख इनटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर। बताओगे ट्रांसफर कौन से साल का है? ट्रांसफर तो 1819 का है ना, और 1819 का CII 280 डिवाइड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ एक्विजिशन 4/5 में क्या था? 113। $2,47,788। बस ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा, 1,52,212। ये आपका LTCG आ गया। अच्छा याद रखना, 1920 में एक और आएगा,
पीजीबीपी, तो स्टेटमेंट बना लो, स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन 1920 में। मुझे बताओगे ये स्टॉक मार्केट में बिका कितने का? 5 लाख का बिका है ना, चेक करो, ये मार्केट में 5 लाख का बिका, माइनस बताओगे बिजनेस के लिए कॉस्ट क्या थी। अच्छा सुनो, एक्स के लिए जो कंसिडरेशन है बिजनेस के लिए वही कॉस्ट बन जाती है 4 लाख। तो बताओ प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन कितना आ गया? 1 लाख। ये आपकी बिजनेस इनकम आ गई, टैक्सेबल हो जाएगी अंडर द हेड पीजीबीपी। ठीक है, चलो सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम अगला एक सेक्शन और शुरू कर रहे हैं, देखना ध्यान से। एक काम करो, अपने थ्योरेटिकल नोट्स पे आ जाओ फिर से। सब अपने थ्योरेटिकल नोट्स पे आओगे, सेक्शन 45 सब सेक्शन 3 पे। देखो क्या कहता है सेक्शन 45 सब सेक्शन 3। अच्छा, सेक्शन 45 सब सेक्शन 3 कहता है बहुत सिंपल सा, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट बाय पार्टनर ऑब्लिक मेंबर टू फर्म ऑब्लिक एओपी बीओआई एज कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। मेरी बात जरा सुना, पता है हो क्या रहा है? फर्म में कोई से एग्जांपल देता हूं मैं, फर्म में कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, फर्म में कोई नया पार्टनर क्या हो रहा है? एडमिट। और आपको अच्छी तरह पता है कि जब नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो उसे फर्म में अपना शेयर ऑफ कैपिटल उसे लेके आना पड़ता है। अब अज्यूम करो कि वो एज कैपिटल कैश नहीं ला रहा है, इंस्टेड वो कोई कैपिटल असेट बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर रहा है एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। मैं आपको समझाता हूं, देखो सबने देखना है ध्यान से। ये देखो, अज्यूम करो एक फर्म है मेसर्स एक्स वाई एंड कंपनी, ठीक है, 2 पार्टनर्स हैं एक्स और वाई। इन्होंने अपनी फर्म में एक न्यू पार्टनर एडमिट करा जेड। तो मेसर्स एक्स वाई एंड कंपनी ने अपनी फर्म में एक न्यू पार्टनर जेड को क्या करा? एडमिट। और आपको अच्छी तरह पता है न्यू पार्टनर अपना शेयर ऑफ कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा। तो पता है ये जो मेसर्स एक्स वाई एंड कंपनी थी ना, उसने जेड को 5 लाख रुपए लाने को कहे एज ए शेयर ऑफ कैपिटल। अब प्रॉब्लम क्या थी? जेड के पास 5 लाख रुपए कैश में तो थे नहीं, तो जेड ने क्या करा? जेड के पास ले दे के एक लैंड था जो उसने 2004-2005 में खरीदा था 2 लाख रुपए का, ठीक है। उसने क्या करा? उसने फर्म में ये लैंड इंट्रोड्यूस कर दिया एज कैपिटल। तो कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय जेड, उसने ये लैंड फर्म में इंट्रोड्यूस कर दिया एज कैपिटल। पता है अब क्या? सुनो, इस लैंड की फेयर मार्केट वैल्यू उस दिन की, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड उस दिन की सपोज थी एग्जांपल के तौर पे 6 लाख रुपए। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या थी? सुनो, अब प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि उसे कैपिटल इंट्रोड्यूस करनी थी 5 लाख, देने के लिए 5 लाख कैश में था नहीं, तो उसने लैंड बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर दिया एज कैपिटल, और लैंड की फेयर मार्केट वैल्यू उस दिन की है 6 लाख। मतलब देखा जाए तो बिजनेस में इंट्रोड्यूस करने थे 5, लेकिन असेट जो वो फर्म को दे रहा है ना, वो है 6 लाख का। तो पता है पार्टनर उसको क्या कह रहे हैं? सुनो, पार्टनर उसको क्या कह रहे हैं? पार्टनर उसको कह रहे हैं, भैया
हमने तेरे को 6 लाख की कैपिटल लाने को नहीं कहा था फर्म में, हमने तेरे को 5 लाख की कैपिटल लाने को कहा है। तो हम एक काम कर रहे हैं, हम तेरे 6 लाख मार्केट वैल्यू का लैंड अपनी बुक्स में रिकॉर्ड हम 5 लाख पे करेंगे। मतलब हम तेरा शेयर ऑफ कैपिटल 6 लाख ना मान के हम तेरा शेयर ऑफ कैपिटल बुक्स में कितने पे रिकॉर्ड करेंगे, 5 लाख पे रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हमने तुझे कितनी कैपिटल लाने को कहा था, 5 लाख। हमने तुझे 6 लाख की कैपिटल लाने को नहीं कहा था। इसका मतलब फर्म क्या कर रही है, 6 लाख मार्केट वैल्यू का लैंड अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कितने पे कर रही है, 5 लाख पे। तो पता है फर्म अपनी बुक्स में एंट्री क्या बनाएगी, सुनो, एंट्री बनाएगी लैंड डेबिट टू जेड्स कैपिटल। अच्छा बताओगे वैसे ये लैंड कितने पे रिकॉर्ड होना चाहिए था, 6 लाख पे, जो कि इसकी मार्केट वैल्यू थी। लेकिन 6 लाख मार्केट वैल्यू का लैंड फर्म ने कितने का टेक ओवर किया है, 5 लाख का। तो बुक्स में ये रिकॉर्ड होगा 5 लाख पे। और वो ऑब्वियस सी बात है, जेड को कैपिटल उन्होंने 5 लाख लाने को कहा था, उन्होंने 6 लाख लाने को ही नहीं कहा था। तो वो 6 लाख पे टेक ओवर कैसे करेंगे, वो 6 लाख मार्केट वैल्यू के लैंड को कितने पे टेक ओवर करेंगे, 5 लाख पे। ठीक है, अब सुनो, अब सेक्शन 45 सबसेक्शन 3 ने, सुनो आगे क्या कहा, इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं हम। सुनो, उन्होंने कहा कि जेड सुनो, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जेड, यहां पर देखना, उन्होंने कहा जेड अगर फर्म में कोई कैपिटल असेट इंट्रोड्यूस करता है एज ए शेयर ऑफ कैपिटल, तो जेड के हैंड्स में क्या अराइज करेगा, कैपिटल गेन विल अराइज इन हैंड्स ऑफ जेड। जेड के हैंड्स में कैपिटल गेन अराइज करेगा। फिर कैपिटल गेन के लिए मैंने आपको बार बार कहा है, 2 चीजें मेन चाहिए, बताओ कौन कौन सी 2। सबसे पहले चाहिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जेड के लिए, और दूसरा चाहिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो लैंड की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, उसमें तो कोई डिस्प्यूट है नहीं, ये रही 2 लाख रुपीस की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। मेन दिक्कत है लैंड की फेयर वैल्यू ऑफ, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितनी होगी। तो उन्होंने पता क्या कहा, उन्होंने कहा हम फेयर मार्केट वैल्यू को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन नहीं मानेंगे। क्यों, क्योंकि फर्म ने ये लैंड 6 लाख रुपए पे रिकॉर्ड करा ही नहीं है। फर्म ने अपनी बुक्स में ये लैंड कितने पे रिकॉर्ड करा है, 5 लाख पे। तो हम 6 लाख को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कैसे मान सकते हैं, तो हम 5 लाख को बताओ क्या मानेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। और ये 5 लाख क्या है, अमाउंट एट विच कैपिटल असेट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ फर्म। अमाउंट एट विच कैपिटल असेट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ द फर्म। बस इतना सा टॉपिक है। चलो आ जाओ, एक क्वेश्चन करा दूं आपको इसका। चलो मेरे साथ साथ ना एक क्वेश्चन जरा देखते हैं, सेक्शन 45 सबसेक्शन 3 का। चलो आ जाओ मेरे साथ साथ, एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखना 11th क्वेश्चन। देखो क्या कहता है, उसने कहा है आर एक्वायर्ड अ प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ गिफ्ट, फिर से गिफ्ट का केस है, फ्रॉम हिज फादर इन द ईयर 11-12 when its fair market value was 3 lakh. Father had acquired the property in the previous year 3-4 for 2 lakh. Property was introduced as capital contribution to a partnership firm in which R became partner on 5th June 19. Market value as on 5th June 19 was 22 lakh, but it was recorded in the books of the firm at rupees 20 lakh. Is there any capital gain chargeable in the hands of R? If yes, compute the amount. तो याद रखना,
उसने पहली चीज क्या पूछी है, इज देयर एनी कैपिटल गेन चार्जेबल इन द हैंड्स ऑफ आर। क्या आर के हैंड्स में कोई कैपिटल गेन आएगा? बिल्कुल आएगा। क्या कहता है, आप लिखोगे एज पर सेक्शन 45 सबसेक्शन 3 इफ कैपिटल असेट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ पार्टनर in firm as capital contribution, then capital gain shall arise in hands of partner। पार्टनर के हैंड्स में कैपिटल गेन अराइज करेगा। फिर उसने पूछा था इफ यस कंप्यूट द अमाउंट। चलो अब निकालते हैं कितना कैपिटल गेन आएगा। बनाओ स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल गेन। सबसे पहले क्या आता है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। मैंने क्या कहा था, ऑल्दो उस प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू उस दिन की 22 लाख थी, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन बात है फर्म ने उसको बुक्स में रिकॉर्ड कितने का करा, और फर्म ने उसे बुक्स में रिकॉर्ड 20 लाख पे करा है, तो 20 लाख को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा या इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो मुझे बताओ ये लैंड खरीदा कब गया था? याद रखना गिफ्ट का केस है, तो फादर को देखना, फादर को प्रीवियस ओनर को देखना। प्रीवियस ओनर ने कब खरीदा था? 3-4 में। और इंट्रोड्यूस कब हुआ एज कैपिटल? 1920 में। तो लॉन्ग टर्म है, इंडेक्सेशन होगी, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अच्छा मेरे को बताओ मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानी जाएगी? जो भी फादर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी, और फादर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2 लाख है, इनटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर, 1920 का ट्रांसफर है 289, डिवाइड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन 3-4 का 109, तो 2 लाख इंटू 289 डिवाइड बाय 109, 530275। लो बस ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया, है ना। चलो ये आ जाएगा आपका 20 लाख माइनस 530275, 14,69,725। ये आपका क्या आ गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ आर। ठीक है, चलो एक और कर लेते हैं, छोटा सा है। क्वेश्चन नंबर 12। देखो छोटा सा इसी पे है, 45 सबसेक्शन 3 पे। A has 2 motor cars which are used by him exclusively for his personal purposes. Cost of the car was 1,50,000 and 1,80,000. First car was transferred by him on 5th Jan 20 to a firm in which he is a partner as his capital contribution. Market value of the car is 1 lakh, but it was recorded in the books of the firm at 2 lakh. Compute capital gain if any chargeable for assessment year 2021. अब मैं आपको एक बार बोलूं, इसमें सोचना जरा। उसने कहा है ए के पास 2 मोटर कार्स हैं विच आर यूज्ड बाय हिम एक्सक्लूसिवली फॉर हिज पर्सनल पर्पस। आपको याद आता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 जो कि कैपिटल असेट के बारे में है, उसमें एक्सेप्शन थी पर्सनल आइटम्स ऑफ मूवेबल नेचर को कैपिटल असेट नहीं माना जाता एक्सेप्ट अ फ्यू, जैसे ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, स्कल्पचर्स, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, इनको माना जाता है। हाँ, इनके अलावा बाकी पर्सनल आइटम्स ऑफ मूवेबल नेचर को कैपिटल असेट माना नहीं जाता है। और यहां पर मेरे को बताओ, उसने अपनी मोटर कार जो वो पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा था, तो बताओ मोटर कार है, पर्सनल है, मूवेबल नेचर की है, उसने बिजनेस में इंट्रोड्यूस करी, पार्टनरशिप फर्म में इंट्रोड्यूस करी एज कैपिटल, नो कैपिटल गेन विल अराइज। क्यों?
मोटर कार इज नॉट अ कैपिटल असेट। तो मेरे को बताओ सेक्शन 45 क्या कहता था, सुनो। सेक्शन 45 आपको कहता है कैपिटल गेन अराइज तभी करता है जब दो चीजें सेटिस्फाई हो। कैपिटल असेट होना चाहिए एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 और ट्रांसफर होना चाहिए एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 47। और 214 ने कहा है पर्सनल आइटम्स ऑफ मूवेबल नेचर आर नॉट कैपिटल असेट। तो मुझे बताओ दैट इज कार। तो मुझे बताओ कार तो कैपिटल असेट है ही नहीं। अब जब कार कैपिटल असेट नहीं है तो उसके ट्रांसफर पे कैपिटल गेन आने का तो मतलब ही नहीं होता। तो आप लिखोगे सिंस मोटर कार इज नॉट अ कैपिटल असेट देयरफॉर नो कैपिटल गेन शैल अराइज। बस दैट्स इट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, चलो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।